ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र को समझते हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो आंतरिक अफवाह तंत्र वे नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि बीच रास्ते में धरती में समा जाती है, तालाबों में खत्म हो जाती है या नमकीन झीलों में मिल जाती है। राजस्थान में ऐसी नदियां काफी ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ का मौसम शुष्क है, बारिश कम होती है और जमीन रेतीली चिकनी मिट्टी वाली है जो पानी को सोख लेती है। यही कारण है कि राजस्थान के लगभग 60% हिस्से में आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। मतलब राज्य की आधी से भी अधिक नदियां समुद्र तक का सफर तय नहीं कर पाती, बीच में ही खत्म हो जाती है। देखिए, अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो आंतरिक अफवाह का मतलब होता है कि नदियां अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती। पानी चलता है, लेकिन कुछ दूर जाकर कई रेत में खो जाता है, कई मिट्टी उसे सोख लेती है, तो कहीं वह किसी झील में इकट्ठा होकर वही खत्म हो जाता है। राजस्थान जैसी जगह में जहां बारिश कम होती है और गर्मी ज्यादा, वहां यह बहुत ही आम बात है कि नदी का पानी समुद्र तक ना पहुंच पाए। इसलिए राजस्थान की नदियों का भाग्य समुद्र तक नहीं, बल्कि झील, रेगिस्तान या जमीन के अंदर ही होता है। अब हम एक बार राज्य का बड़ा नक्शा दिमाग में बनाएं। राज्य में 3 तरह का अफवाह तंत्र देखा जाता है। पहला है आंतरिक अफवाह तंत्र, जो राजस्थान के बड़े हिस्से में पाया जाता है, पानी बीच में ही खत्म हो जाता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसमें वे नदियां शामिल हैं जो आगे जाकर चंबल, यमुना, गंगा के रास्ते समुद्र तक पहुंचती हैं। तीसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसमें वे नदियां शामिल है जिनका अंतिम गंतव्य गुजरात की तरफ का समुद्र होता है, जैसे लूनी नदी। तो राजस्थान की नदियों को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले समझे कि ये कहाँ खत्म होती है, फिर समझे कि ये कहाँ से आती है। अब मैं आपको एक बड़ा तथ्य बताता हूँ जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? सीधा और साफ जवाब है आंतरिक अफवाह तंत्र। यह राज्य के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा हाइड्रोलॉजिकल जोन वही है जहाँ पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। भारत के स्तर पर देखें तो यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह क्षेत्र है। यही कारण है कि राजस्थान के कई जिलों में, विशेषकर मरुस्थली और शेखावटी में, पानी की हमेशा कमी रहती है। अब हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नदी पर, जिसका नाम है घग्गर नदी। किताबें इसे अक्सर प्राचीन सरस्वती का अवशेष भी कहती हैं। पीडीएफ के मैप में आपको इसका उद्गम काला पर्वत, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश में बताया गया है। घग्गर नदी की विशेषता इस प्रकार है कि इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और ये राजस्थान में 100 किलोमीटर में बहती है। राजस्थान में जो इसका मार्ग है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राजस्थान में घग्गर का जल गर्मियों में बिल्कुल नहीं मिलता। यह एक मौसमी नदी है जो केवल बरसात के समय ही बहती है। इससे जुड़ी कहानियां और भी मजेदार है। घग्गर का पुराना नाम माना जाता है सरस्वती, इसलिए कई शोध इसे प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के मार्ग से जोड़ते हैं। अब हम आते हैं शेखावटी के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कांतली नदी पर। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले की खंडेला हिल्स में होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और यह बहते हुए सीकर से झुंझुनू तक पहुंच जाती है। कांतली नदी को शेखावटी की मौसमी जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान यह नदी आसपास के इलाकों के तालाबों, खेतों और छोटे जलाशयों को पानी देती है। लेकिन ध्यान रखें, कांतली भी एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। यह भी समुद्र तक नहीं जाती, बल्कि रास्ते में ही सूख कर और खत्म हो जाती है। यह बात आरपीएससी और आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं में सीधे सवाल के रूप में आती है। कांतली नदी किस अफवाह तंत्र से संबंधित है? जवाब है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की 3 महत्वपूर्ण नदियों को विस्तार से समझते हैं। स्लाइड में इन तीनों नदियों के नाम आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। पहला है काकनी नदी, दूसरा है साबी नदी और तीसरा है रूपा रेल नदी। अब हम बात करते हैं काकनी नदी। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क इलाके की एक छोटी और पूर्णतः मौसमी नदी है। इसका उद्गम जैसलमेर के कोटरे गांव की पहाड़ियों से होता है और इसका समापन बुद्ध झील या मीठा तालाब में होता है। और इस नदी का अन्य नाम मसूरदी नदी भी है, जो अधिक वर्षा होने पर कहलाती है। काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र लंबा नहीं है। ये बरसात के मौसम में बहती है और कुछ समय बाद यह जमीन के अंदर समा जाती है। यह नदी आगे बढ़कर किसी बड़ी झील या नदी तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि कुछ किलोमीटर बाद ही इसमें समा जाती है।
अब हम बात करते हैं साबी नदी के बारे में। साबी नदी राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह भी पूरी तरह मौसमी नदी है। साबी नदी का उद्गम जयपुर में सेवर हिल्स से होता है और यह अलवर जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी रास्ते में कई गांवों में तालाबों और छोटे जलाशयों को पानी देती है। अंत में यह नदी हरियाणा में नजफगढ़ झील में विलुप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी रूपारेल नदी की, जिसका नाम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। पहले यह नदी अलवर के ग्रामीण इलाकों से गुजरती है, फिर यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और यह जयपुर दूदू फुलेरा क्षेत्र तक बढ़ती है। इसका समापन भरतपुर में होता है। इस नदी की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मोती सागर झील को जल प्रदान करती है और भरतपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। यह स्लाइड राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झील सामर झील का परिचय देती है, जो एक केंद्रीय अफवाह का क्लासिक उदाहरण है। मतलब कई नदियां इसमें आकर पानी जमा करती है, लेकिन पानी कहीं बाहर नहीं जाता, क्योंकि सांबर झील 4 दिशाओं से आने वाली नदियों का अंतिम पड़ाव है। जो पानी इसमें आता है वो यहीं रुक जाता है और धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है नमक। इस स्लाइड में 4 नदियां दिखाई गई है जो सीधे सांबर झील में गिरती है। पहली है मेंथा नदी। यह झील की सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिण पूर्व दिशा से आकर झील में मिलती है, काफी लवण लेकर अपने साथ आती है। सेकंड है खारी नदी। इसका उद्गम सीकर नागौर क्षेत्र से होता है, पूर्वी दिशा से आकर झील में गिरती है। तीसरी खंडेला नदी। इसका उद्गम सीकर के खंडेला हिल से होता है, उत्तर पूर्व की दिशा से आकर झील में गिरती है। रूपारेल नदी। ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आकर झील में गिरती है और ये चारों नदियां सामर झील को चारों ओर से जल प्रदान करती है। इस स्लाइड में हमने बताया है कि सामर झील में सबसे ज्यादा लवण कौन सी नदी लाती है। मेंथा नदी सामर झील में सबसे अधिक लवण लेकर आने वाली नदी है। रूपारेल नदी यह भी झील में नमक की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। रूपारेल के बाहु क्षेत्र में खारी मिट्टी और स्थानीय नमक युक्त परतें झील में नमक पहुंचाती है, इसलिए नदियां साल्ट सप्लाई रिवर्स कही जाती है। अब हम बात करते हैं पूरी अफवाह की धाराएं खारी और खंडेला नदी के बारे में। खारी नदी यह सीकर नागौर क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम सीकर जिले की दक्षिणी अरावली पहाड़ियों से होता है और इसका जो प्रवाह है वह सीकर, नागौर और जयपुर के बीच है और ये पूर्वी दिशा से सामर झील में गिरती है। बरसात में काफी मात्रा में अपने साथ पानी लेकर आती है। अब हम बात करते हैं खंडेला नदी की। इसका उद्गम सीकर जिले के खंडेला हिल से होता है। यह उत्तर पूर्व दिशा से सांबर झील में मिलती है। यह सांबर के ईस्टर्न कैचमेंट का हिस्सा भी है। इसकी विशेषता यह है कि यह नमक का मध्यम स्तर का प्रवाह लाती है। खंडेला नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो खंडेला, रिंगस और रेनवाल क्षेत्र है। इस स्लाइड में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला है राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा आंतरिक अफवाह का है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ नदियां छोटी, कुछ नमक लाने वाली और कुछ जल जमा करने वाली, मतलब पानी के व्यवहार में बहुत विविधता है। तीसरा निष्कर्ष है सामर झील इस पूरे तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां 4 दिशाओं से पानी आता है लेकिन बाहर नहीं जाता है। राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र समुद्री निर्गम से कट चुका है, इसलिए ज्यादातर नदियां बीच में ही समाप्त हो जाती है। सांबर, डिडवाना, पचमदरा जैसी झीलें इसी इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के कारण बनी है। यह पूरा सिस्टम शुष्क जलवायु, कम वर्षा और अरावली की दिशा के कारण बना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।